हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन ए टू जेड चैनल पे। यह संधि से संबंधित तीसरा लेसन है। पहले 2 लेसन स्वर संधि के संबंध में मैं अपलोड कर चुकी हूँ और यह व्यंजन संधि से संबंधित भाग 1 यानी कि पहला लेसन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन और जानते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है और व्यंजन संधि से संबंधित नियम कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन संधि क्या होती है? स्वर और व्यंजन का जब योग होता है या व्यंजन और स्वर का योग होता है या व्यंजन और व्यंजन का योग होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इन तीनों ही केस में से कोई भी एक हो सकता है और व्यंजन संधि के अंतर्गत अब जब हम व्यंजन संधि के नियमों की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उन नियमों में 2 तरह के शब्द आमतौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। एक हो गया आदेश और दूसरा हो गया आगम। तो नियमों को जानने से पहले इन दोनों शब्दों से परिचित हो लेते हैं कि ये क्या है, इनका क्या अर्थ होता है और नियम में ये किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आदेश के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो पहले स्वर संधि से संबंधित वीडियोस हैं उनमें मैंने आदेश के बारे में बताया हुआ है कि आदेश क्या होता है। एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देने को ही आदेश कहते हैं। और आगम क्या होता है? एक नया ही वर्ण लिख दिया जाता है तो उसे हम आगम कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक शब्द है सदाचार। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो सत जोड़ाचार हो जाता है। या इसी संधि विच्छेद को जब हम संधि करते हैं तो हमें सदाचार प्राप्त हो जाता है। अब क्या है, नियम क्या कहता है कि हलंत त के स्थान पर यहाँ पर द आदेश हो गया है। हलंत त के स्थान पर द आदेश हो गया है, यानी कि एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख दिया गया है। आगम में क्या होता है? नया वर्ण लिख दिया जाता है। किस प्रकार से? हलंत म है, इसके स्थान पर अनुस्वार आदेश हो गया है और हलंत स का आगम हो गया है और कार ज्यों का त्यों है और एक शब्द बन गया है संस्कार। फिर से मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि आदेश और आगम में दरअसल हो क्या रहा है। आदेश में क्या हो रहा है कि एक वर्ण के स्थान पर एक नया वर्ण आ जा रहा है। हलंत म के स्थान पर उसके बदले में, ठीक है। तो ये हो गया आदेश और एक नया ही वर्ण लिख दिया जा रहा है हलंत स। तो ये क्या हो गया? आगम हो गया। संस्कार, यहाँ पर अनुस्वार आ गया है और हलंत स यानी कि आधा स इस प्रकार से लिख दिया गया है। तो आशा करती हूँ कि आदेश और आगम क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। और अब हम बढ़ते हैं नियमों की ओर। जानते हैं कि नियम कौन कौन से हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत। पहला नियम है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ सघोष वर्ण, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले इसे रहने देते हैं और पूरा सेंटेंस देखते हैं, पूरा वाक्य देखते हैं कि क्या है नियम। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ सघोष वर्ण का योग होता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। कहा यह गया है कि वर्ग का प्रथम वर्ण, अब वर्ग क्या होता है? तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कहा यह गया है नियम के अनुसार कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी कि ये 5 क, च, ट, त, प, अगर ये वर्ण है, प्रथम वर्ण है और इसके साथ योग हो रहा है सघोष वर्ण का। सघोष वर्ण कौन से होते हैं? तो सघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सघोष वर्ण होते हैं। इसके अलावा ह सघोष वर्ण होता है और सभी अंतस्थ जो हैं वे भी सघोष वर्ण होते हैं और सभी स्वर भी सघोष वर्ण की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से नियम ये कह रहा है कि जब मैं आपको नियम पे वापस ले चलती हूँ। ये हम वापस नियम पे आ गए। नियम ये कहता है कि जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ
सघोष वर्ण का योग होता है तो प्रथम वर्ण जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। उदाहरण से इसी बात को समझते हैं। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यानी कि जो सघोष वर्ण है, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। तो पांचवे को छोड़ देना है, सघोष वर्ण में पांचवे को छोड़ देना है। और सघोष वर्ण में ह भी शामिल होता है तो ह को भी छोड़ देना है। अब उदाहरण से इसी बात को समझने की प्रयास करते हैं कि सत जोड़ आचार। अब किसी वर्ग का प्रथम वर्ण त जो है वो किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है। कौन से वर्ग का? तो त वर्ग का प्रथम वर्ण त है और उसका योग हो रहा है किसी सघोष वर्ण के साथ। सघोष, मैंने अभी बताया कि सघोष वर्णों में सभी स्वर भी शामिल होते हैं। तो अगर किसी भी संधि विच्छेद को बहुत आसानी से समझना है तो हम उसका जो है वो वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद यानी कि सभी स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिख लिए जाते हैं। तो यहाँ पर स जोड़ हलंत त जोड़ आ। अब जो हमारा नियम जिन वर्णों पर लागू हो रहा है उसे हमने अलग निकाल लिया। नियम ये कहता है कि प्रथम वर्ण के साथ सघोष वर्ण का योग होगा तो प्रथम वर्ण जो है वो अपने ही स्थान पर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाएगा। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? त, थ और द। तीसरा हो गया द। तो इस प्रकार से नियम अनुसार त के स्थान पर द आदेश हो गया। आ ज्यों का त्यों रह जाएगा और अन्य जो बचे हुए वर्ण हैं वो भी ज्यों के त्यों आ जाएंगे। और इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सदाचार प्राप्त हो जाएगा। तो पहला नियम इन शॉर्ट में बताऊं तो पहला नियम ये कहता है कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण का योग होगा सघोष वर्ण के साथ। सघोष वर्णों में जिसमें से हमें 5 हुए और ह को छोड़ देना है और अन्य जो बचे हुए सघोष वर्ण हैं उन वर्णों का जब प्रथम वर्ण के साथ योग होगा तो प्रथम वर्ण जो है वो अपने ही स्थान पर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाएगा। इसी के अन्य उदाहरण हैं अजंत। अच जोड़ अंत। अच क्या होता है? अच का अर्थ होता है स्वर, यानी कि जिसके अंत में स्वर जुड़ा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? अजंत कहेंगे। अब्द। अप जोड़ द। अप क्या होता है? अप हम कहते हैं जल को। द देने वाला, यानी कि जल देने वाला। जल देने वाला, जलद को भी हम जल देने वाला कहते हैं। अब्ज। अप जोड़ ज। अप पुनः वही शब्द आया है। तो अप क्या होता है? अप का अर्थ होता है जल और ज का क्या अर्थ होता है? जन्म लेने वाला, यानी कि जल से जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? अब्ज कहा जाता है। ये तो इसका अर्थ हो गया। मैं साथ के साथ अर्थ भी स्पष्ट करते हुए चल रही हूँ। दिगंबर, इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? दिक जोड़ अंबर। इन सभी संधि में जो भी यहाँ पे उदाहरण मैंने दिए हैं इन सभी में नियम एक लागू होता है। आप देखेंगे च, प, प और क, ये प्रथम वर्ण है। प्रथम वर्ण वर्ग के प्रथम वर्ण है। और अ, द, ज, अ, ये क्या है? ये सघोष वर्ण है। तो जब प्रथम वर्ण के साथ सघोष, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ सघोष वर्णों का योग हो रहा है तो वो तीसरे में बदल जा रहे हैं। तो प्रथम वर्ण जो है अपने ही स्थान पर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। नियम 2 देखते हैं। जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ ह का योग होता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है और ह के स्थान पर या तो ह रहने दीजिए या प्रथम वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण लिख दीजिए। प्रथम वर्ण का योग हो रहा है ह के साथ। इस ध्यान दीजिएगा कि इस नियम में हमने ह को छोड़ दिया था। अब ह वाला नियम यहाँ पे आ गया कि प्रथम वर्ण के साथ जब ह का योग होता है तो प्रथम वर्ण जो है वो तीसरे में आदेश हो जाएगा। अब ह को यहाँ पर ऑप्शन है या तो आप ह ही लिखिए या फिर प्रथम वर्ण का चौथा वर्ण, प्रथम वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण लिख दीजिए। इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। वाघघरी और वाघरी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वाक जोड़ हरी। यहाँ पर हलंत क है। हलंत क का योग हो रहा है ह के साथ।
नियम भी यही कह रहा है, वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ योग होगा ह का। तो या तो क के स्थान पर ग आ जाएगा, दोनों ही शब्दों में हम ग देख सकते हैं, क ख और ग, तीसरा। ठीक है, तीसरे नंबर का वर्ण यहाँ पर आदेश हो गया। उसके बाद ह की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो वाग तक तो ठीक है। अब ह के स्थान पर या तो हम ह ही रहने दें, यानी कि हरी ही रहने दें, या फिर प्रथम जो वर्ण है उसी के वर्ग का, यानी कि क वर्ग का चौथा वर्ण लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे वाघरी लिखें और वाघहरी लिखें, तो दोनों ही स्थितियों में यह जो शब्द है शुद्ध है, वर्तनी के दृष्टिकोण से और संधि के दृष्टिकोण से भी। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित और उदाहरण देखते हैं। सिद्धांत जो शब्द है इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो सित जुड़हांत। प्रथम वर्ण है ये अपने वर्ग का, त वर्ग का प्रथम वर्ण है और इसका योग हो रहा है ह के साथ। तो अब त के स्थान पर तो त वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा, यानी कि त थ द यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ह की जगह ह ही रहने दें, या त वर्ग का चौथा त थ द ध वर्ण आदेश हो जाएगा। तो सिद्धांत चाहे आप इस तरह से लिखें, सिद्धांत या सिद्धांत, तो दोनों ही स्थितियों में शब्द जो है वो शुद्ध है और संधि भी शुद्ध है। अजहीन, अच योगहीन। अच मैंने पूर्व में बताया, अच का अर्थ होता है स्वर, यानी कि जो स्वर रहित है उसे अजहीन कहा जाएगा। उत जुड़ हार, उद्धार। उत जो है उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है ऊपर की ओर या अधिक। दो अर्थों में ये प्रयोग में लाया जाता है। उत जुड़हार, इसका संधि जब हमने किया तो इसे भी दो प्रकार से इसका हम संधि लिख सकते हैं, उद्धार लिख लीजिए या उद्धार लिख लीजिए। अगला नियम है, जब वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ पांचवा वर्ण, पहले नियम में हमने ह को छोड़ दिया था तो ह वाला नियम हमने पढ़ लिया, और अब पांचवें वर्ण को भी हमने छोड़ दिया था तो पांचवें वर्ण से संबंधित भी नियम यहाँ पर आ गया है। तो जब वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ पांचवें वर्ण का योग होता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में आदेश हो जाता है। तो प्रथम वर्ण जो है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में आदेश हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। वांग्मय, वाक योग में क्या हो गया, वांग्मय हो गया। क जो है वो अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है और इसके साथ योग हो रहा है पांचवें वर्ण का। प वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा हो गया, म हो गया। प फ ब भ म, म जो है वो पांचवा वर्ण है प वर्ग का। अब नियम क्या कहता है, एक बार फिर से देखते हैं कि जब वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ पांचवें वर्ण का योग हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में आदेश हो जाता है। तो क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो गया, अंग हो गया, अंग हो गया। तो पांचवें वर्ण में आदेश हो गया और बाकी चीज़ें ज्यों की त्यों रह जाएंगी। तो ये क्या बन गया, वांग्मय। अच्छा, वांग्मय का क्या अर्थ होता है, वांग्मय का हिंदी में अर्थ होता है साहित्य। सन्मार्ग, सन्मार्ग का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें मिल जाता है सत जोड़ मार्ग। अब नियम से देखते हैं तो नियम अनुसार हलंत त जो है वो त वर्ग का प्रथम वर्ण है। नियम भी ये कहता है कि प्रथम वर्ण के साथ योग होगा पांचवा वर्ण का, और म जो है प वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो और म का जब योग होगा तो त के स्थान पर त वर्ग का ही पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा। त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो गया, न हो गया। तो यहाँ पर हलंत त है, यानी कि हलंत न ही आदेश होगा, और हलंत न आदेश होगा यानी कि आधा न आदेश होगा। तो आधा न आ गया और मार्ग ज्यों का त्यों। इस प्रकार से क्या हो गया, सन्मार्ग।
जगन माता, अगला शब्द है जगन माता। जगत जुड़ माता। जगन मोहिनी, जगत जुड़ मोहिनी। नियम 4 देखते हैं। यदि किसी वर्ग के चौथे वर्ण के साथ तीसरे या चौथे वर्ण का योग होता है, तो चौथे वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। उदाहरण से देखते हैं। एक शब्द है कग्गज। कग जोड़ गज, ये क्या हो गया? कग्गज हो गया। क जोड़ हलंत ख जोड़ ग जोड़ ज, ये क्या है? ये चौथा वर्ण है और ये तीसरा है। चौथे वर्ण के साथ तीसरे या चौथे का योग होगा तो चौथा वर्ण जो है वो उसके स्थान पर उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। अब घ जो है वो क वर्ग का है, चौथे नंबर पर घ है तो तीसरे नंबर पर क्या आता है? ग आता है। हलंत घ है इसलिए हलंत ग आ गया। हलंत ग का आशय क्या हो गया? आधा ग हो गया। बाकी सब ज्यों के त्यों आ जाएंगे। तो कग्गज का जो संधि विच्छेद हुआ, कग जोड़ गज, उसका वर्ण विच्छेद करके नियम लागू करके हमने पुनः क्या पा लिया? कग्गज। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नोट है। कभी महाप्राण व्यंजनों का द्वितीय नहीं बनाया जाता है। उदाहरण में यदि घ को ग में नहीं बदला जाएगा तो वह द्वितीय बन जाएगा, जो नियम की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो महाप्राण व्यंजन होते हैं इनका द्वितीय नहीं बनाया जाता। अब यहाँ पर 2 बिंदु हैं। एक तो महाप्राण व्यंजन कौन से हैं और द्वितीय क्या होता है। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथे नंबर का जो व्यंजन होता है वो महाप्राण व्यंजन होता है। और द्वितीय से आशय क्या है कि जब 2 समान व्यंजन और एक स्वर एक साथ लिखे जाते हैं तो वे द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दिल्ली में आधा ल और फिर पूरा ल आ रहा है। बच्चा जिसमें आधा च और फिर पूरा च आ रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों में एक समान व्यंजन जब आते हैं, पहले आधा फिर पूरा, तो उसे हम जो आधा और पूरा एक समान व्यंजन होते हैं उन्हें कहा जाता है द्वितीय व्यंजन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब चौथे वर्ण का योग हो रहा है तीसरे और चौथे के साथ, तो चौथा वर्ण तीसरे में क्यों बदलेगा? वो चौथे में नहीं बदलेगा, तीसरे में इसलिए बदल जाएगा क्योंकि अगर उसे हमने चौथे में बदला तो वो द्वितीय बन जाएगा और नियम अनुसार महाप्राण व्यंजनों का द्वितीय व्यंजन नहीं बनाया जाता है। इसी से संबंधित कुछ और उदाहरण हैं, उन्हें देखते हैं। युद्ध एक शब्द है। युद्ध जोड़ ध, युद्ध हो जाएगा। बुद्ध जोड़ ध, बुद्ध हो जाएगा। बुद्धि जोड़ ध, बुद्धि हो जाएगा। नियम 5 क्या कहता है कि यदि द वर्ण से ठीक पूर्व मूर्धन्य री है तो संधि के दौरान द वर्ण अपने ही स्थान पर ऋकार में आदेश हो जाएगा। द वर्ण से ठीक पूर्व, द वर्ण से ठीक पूर्व का क्या मतलब है कि यदि द वर्ण का योग हो रहा है किसी वर्ण से और द वर्ण से पहले या तो री प्रत्यक्ष मौजूद है या फिर री चिन्ह रूप में मौजूद है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि द जो है वो ण में आदेश हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। मृण में, मृद जोड़ में, तो यहाँ पर द है और द से ठीक पूर्व ये हुक आकृति में क्या है? री है। री प्रत्यक्ष ना होकर के चिन्ह रूप में है। तो द से ठीक पूर्व जब री होगा और उसका योग हो रहा होगा किसी वर्ण से, म से यहाँ पर योग हो रहा है, तो द के स्थान पर ण आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन गया? मृणमय बन गया। मृद जोड़ मई, मृणमयी। मृद जोड़ मूर्ति, मृणमूर्ति। अब इस प्रकार इस नियम के अंतर्गत कुछ गिने चुने शब्द ही आते हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। संभावना है कि इससे बाहर शब्द ना हो, फिर भी एक आध कोई हो तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नियम 6 देखते हैं कि क्या है। यदि हलंत म का योग किसी वर्गीय व्यंजन के साथ होता है तो हलंत म अपने ही स्थान पर अनुस्वार में या वर्गीय व्यंजन
के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। क्या कह रहा है नियम कि हलंत म का जब योग होगा क से म तक किसी वर्गीय व्यंजन, कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क से लेकर प तक 5 वर्ग होते हैं और क से लेकर के प तक के 5 वर्गों में क से म तक कुल 25 व्यंजन होते हैं जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो नियम ये कह रहा है कि जब हलंत म का योग होगा किसी वर्गीय व्यंजन के साथ तो हलंत म जो है वो या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या फिर जिसके साथ योग हो रहा है उस वर्ण के वर्ग के 5वें वर्ण में आदेश हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। संधि। अब देखिए हम संधि पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रत्यक्ष संधि शब्द ही आ गया है और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से संधि का नियम लागू होता है। तो सम जोड़ धी क्या हो जाता है? संधि हो जाता है। हलंत म है, हलंत म और ध, क से लेकर के म तक के बीच का एक वर्ण यहाँ पर मौजूद है ध। तो जब नियम ये कहता है कि हलंत म के साथ जब किसी वर्गीय व्यंजन का योग होता है तो हलंत म के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अनुस्वार, एक बिंदी अनुस्वार, या फिर जिसके साथ योग हो रहा है उस वर्ण का वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाएगा हलंत म। तो यहाँ पर संधि या तो आप ऊपर बिंदी लगा के लिखिए या फिर आधा न के साथ लिखिए। तो दोनों ही स्थितियों में संधि जो लिखा गया है वो शुद्ध है, सही है वर्तनी के दृष्टिकोण से। आगे और उदाहरण देखते हैं। शंकर एक शब्द है। सम योग कर, ये क्या हो गया? संकर हो गया। नियम अनुसार जब हलंत म में योग होगा किसी वर्गीय व्यंजन के साथ तो हलंत म के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अनुस्वार आदेश हो जाएगा। यहाँ पर भी अलंकार में भी अलम योग कार अलंकार, अलम योग कृति अलंकृति। देखते हैं नियम 7 क्या है। यदि हलंत म का योग अंतस्थ व्यंजन, हलंत म का योग अंतस्थ व्यंजन य र ल व या ऊष्म व्यंजन तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह के साथ हो तो हलंत म के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाएगा। हलंत म के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाएगा। केवल अनुस्वार आदेश होगा क्योंकि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन 4-4 वर्णों का युग्म है, इनका कोई 5वां वर्ण होता ही नहीं है। अब जो हमने पिछला नियम देखा उसमें हमने देखा कि हलंत म का योग हो रहा है वर्गीय व्यंजन के साथ। अब जब वर्गीय व्यंजन आ गए तो वर्गीय व्यंजन के बाद हमारा क्या रह गया? अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो इस नियम के अनुसार हम हलंत म का योग करा रहे हैं अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन का, और जो हलंत म है उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अनुस्वार आदेश हो जाएगा। अनुस्वार ही क्यों आदेश होगा? पिछले नियम में हमने जाना कि 5वां वर्ण आदेश हो रहा है और अनुस्वार आदेश हो रहा है, यानी कि या तो अनुस्वार लिखिए या 5वां वर्ण लिखिए। लेकिन यहाँ पर केवल अनुस्वार ही क्यों कहा जा रहा है? अनुस्वार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है वे 4-4 के युग में होते हैं, उनका कोई 5वां वर्ण होता ही नहीं है। उदाहरण देखते हैं। संरचना। सम योग रचना क्या हो गया? संरचना। सम योग योग संयोग, सम जोड़ रक्षण संरक्षण, सम जोड़ लाभ संलाप। नियम ये कह रहा है कि यदि हलंत म का योग किसी अंतस्थ या ऊष्म से होगा तो अंतस्थ में र आता है। जब हलंत म का योग र के साथ यानी कि किसी अंतस्थ वर्ण के साथ हो रहा है तो हलंत म के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अनुस्वार आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं। तो आज का यह लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि यह आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। और इसी के साथ एक छोटी सी गुजारिश कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।